गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। और बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है इकोलॉजी, जो कि इकोलॉजी का जो नंबर है यूनिट नंबर 10 है। ये इसका जो फर्स्ट चैप्टर था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, उसको हम लोग फिनिश कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्टिव पार्ट में आज जो हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डायवर्सिटी की, टाइप्स क्या होती है डायवर्सिटी की, और स्पीसीज ऑन अर्थ एंड इंडिया के रेफरेंस में हम लोग वो सारे फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के दिए गए हैं और हमारे नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और समझते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या क्या स्टडी करनी है, हमें डायवर्सिटी के बारे में बात करनी है, टाइप्स ऑफ डायवर्सिटी एंड स्पीसीज ऑन अर्थ एंड इंडिया के रेफरेंस में भी हम लोगों को सारे पॉइंट्स देखने हैं। चलिए, सबसे पहले बच्चों, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए हैं और बायोडायवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं। उन बेसिक चीजों पे अगर आप नजर डालेंगे तो बायोडायवर्सिटी के बारे में बोला गया है कि जो बायोडायवर्सिटी टर्म है, इस टर्म्स को पॉपुलराइज किया करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम यस इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका नाम है, सोशियोबायोलॉजिस्ट है, इनका नाम है एडवर्ड विल्सन। यस, इन्होंने इस वर्ड को बायोडायवर्सिटी को पॉपुलराइज किया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डायवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिफरेंट लेवल है, हर लेवल्स के रेफरेंस में उन्होंने ये टर्म बायोडायवर्सिटी को डिस्क्राइब किया है। आपको पता है बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं हमारे अर्थ पे, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो या हम बोले वो एनिमल की स्पीसीज हो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ये सब क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी है। बायो का मतलब जीव, डायवर्सिटी का मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज इस दुनिया में होंगी, हम बोलेंगे उतनी ही ज्यादा बायोडायवर्सिटी इस दुनिया में है। ओके बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो वैरायटी है प्लांट्स की, यस, या एनिमल लाइफ की इस पूरी दुनिया में, पर्टिकुलर अगर हम बात करें किसी हैबिटेट्स के रेफरेंस में, तो ए हाई लेवल ऑफ व्हिच इज यूजुअली कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल। ये जो हैबिटेट्स में आप डिफरेंट स्पीसीज देखते हैं, हैबिटेट की जो डायवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, और अगर जितनी ज्यादा डायवर्सिटी होगी उतने ज्यादा चांसेस सर्वाइवल के बढ़ जाते हैं, उतना ही ज्यादा इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है अगर कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट आप देखें तो आप देखें कि एंट्स की जहां 20,000 से ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलती है, बीटल्स की आपको 3 लाख स्पीसीज देखने को मिलती हैं, 28,000 स्पीसीज फिशेस की हैं, और नियरली अगर आप देखें तो ऑर्किड्स की लगभग 20,000 स्पीसीज आपको इस दुनिया में देखने को मिलेगी। देखो, ऑर्किड एक है लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है? ठीक वैसे आप देखो मैंगो की, वैसे आप देखो राइस की, कितनी ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। तो माइंड में कहीं ना कहीं आता होगा कि भाई इतनी ज्यादा डायवर्सिटी से फायदा क्या है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को आज हम लोगों को क्लियर करना है। अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई आर देयर आर सो मेनी स्पीसीज, इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं? सेकंड क्वेश्चन है, डिड सच ग्रेट डायवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, क्या इस तरीके की डायवर्सिटी अर्थ में शुरुआत से थी? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशंस कम अबाउट, एक्चुअली इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन हुआ कैसे, कैसे अस्तित्व में आया? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू बी बायोस्फीयर, इस बायोस्फीयर के लिए ये डाइवर्सिटी किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती है? और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ, कैसे ह्यूमन की स्पीसीज इस बायोडायवर्सिटी से बेनिफिटेड हो सकती है? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को प्रॉपर तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में समझाया गया है और इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग यहां पर देखेंगे इस चैप्टर में। ओके बच्चों, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को समझना।
अगर बच्चों हम बात करें कि भाई हम बोलते हैं कि बायोडायवर्सिटी बहुत है इस दुनिया में, निश्चित रूप से बहुत है, लेकिन अगर पूछे टाइप्स कितने तरीके की बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, तो बच्चों मुख्यतः 3 तरीके की बायोडायवर्सिटी आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। पहली होती है जेनेटिक डायवर्सिटी, मतलब जो जीन्स लेवल पे हो, जेनेटिक डायवर्सिटी है। सेकेंड है हमारी स्पीशीज डायवर्सिटी, जो स्पीशीज लेवल पे देखने को मिलती है। और थर्ड होती है बच्चों इकोलॉजिकल, मतलब इकोसिस्टम लेवल पे जो डायवर्सिटी देखने को मिलती है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो मुख्यतः 3 तरीके की डायवर्सिटी है। कौन कौन सी बच्चों? जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल डायवर्सिटी, 3 तरीके की डायवर्सिटी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जेनेटिक डायवर्सिटी क्या होता है। जेनेटिक डायवर्सिटी को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, जो आपके बुक में दिया गया है। यहां पर आप देखिए कि जो जेनेटिक वेरिएशन शो होता है, एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है राफोलिया वोमिटोरिया। यस, ये हिमालयन के डिफरेंट रीजन्स में ग्रो करता है, और इसकी जो पोटेंसी होती है और जो कंसंट्रेशन होता है, इसके जो केमिकल है वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है। यस, और इसका जो केमिकल है बच्चों, जिसको बोलते हैं रेजर पाइन, इस केमिकल का या कह लें इस मेडिसिन का जो यूज किया जाता है वो बीपी को रेगुलेट करने में किया जाता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में किया जाता है। दैट द प्लांट प्रोड्यूस, जो उस प्लांट में प्रोड्यूस होता है, कौन सा? रेजर पाइन। अब आप देखिए रेजर पाइन हिमालयन रीजन में है। नंबर ऑफ स्पीशीज इस राफोलिया वोमिटोरिया की देखने को मिलती है, अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिलते हैं। तो वहां पर जो इस केमिकल की पोटेंसी है वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होती है। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। अब आप देखिए, अगर हम धान की बात कर ले, हम चावल की बात करें, तो सिर्फ इंडिया में ही आपको 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन आपको राइस के मिल जाएंगे। कितनी बड़ी डायवर्सिटी है। सेकंड, अगर हम बात करें, आप देखिए मैंगो के केस में 1000 से ज्यादा वैरायटी मैंगो की आपको देखने को मिलेंगी, स्ट्रेन अलग अलग है। जैसे मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो चाहे हम सफेद आम की बात करें या हम कलमी आम की बात करें, सबका बॉटनिकल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। लेकिन आप देखेंगे जो उसके स्ट्रेन है वो बच्चों अलग अलग है। 1000 तरीके की वैरायटी आपको देखने को मिलती है मैंगो की। 50,000 वैरायटी आपको राइस को देखने को मिलती है। राफोलिया वोमिटोरिया की बात करें तो बहुत सारी स्पीशीज इसको देखने को मिलती हैं जो हिमालयन रीजन में ग्रो करती हैं। और अगर आप देखें तो क्या कह रहा है जेनेटिक डायवर्सिटी, कि एक सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डायवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। एक सिंगल स्पीशीज के अंतर्गत आपको बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे राइस, जैसे मान लो मैंगो का क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, एक स्पीशीज है। तो इसी स्पीशीज के अंतर्गत आपको कितने तरीके की? 1000 तरीके की मैंगो की वैरायटी देखने को मिलती है। मतलब एक स्पीशीज भी एक बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी को एक्सप्रेस कर सकता है। क्लियर है बच्चों? तो जेनेटिक डायवर्सिटी का मतलब क्या है कि अगर हम जीन्स लेवल पे डायवर्सिटी की बात करें तो हम ऐसी डायवर्सिटी को हम बोलते हैं जेनेटिक डायवर्सिटी। सेकंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है स्पीशीज डायवर्सिटी। स्पीशीज डायवर्सिटी जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जब डायवर्सिटी हो स्पीशीज लेवल पे। एग्जांपल के रूप में अगर आप देखें, वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डायवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। मतलब क्या है? अगर आप इंडिया के मैप को बच्चों देखेंगे तो ये इंडिया का मैप इस तरीके से आपको दिखेगा। यस, तो यहां पर ये जो घाट वाला, ये वाला है, इस घाट को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो घाट है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट्स में आप जानते हैं बॉम्बे वगैरह सब आ रहा है, बॉम्बे गोवा वगैरह सब यहीं पर आ रहा है वेस्टर्न घाट पे, और ये ईस्टर्न घाट, ये उड़ीसा वाला है। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न घाट में आपको क्या मिलेगा, यहां पर ज्यादा एम्फीबिया की जो स्पीशीज है, एम्फीबियन की स्पीशीज ज्यादा मिलती हैं इन कंपेयर ऑफ ईस्टर्न घाट। यही यहां पर बोला गया है। यस, तो इस तरीके की डायवर्सिटी को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलेंगे कि भाई वेस्टर्न घाट में आपको स्पीशीज की डायवर्सिटी ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ ईस्टर्न घाट। ओके बच्चों, तो इस तरीके की डायवर्सिटी को हम बोलते हैं स्पीशीज लेवल पे डायवर्सिटी या स्पीशीज डायवर्सिटी। थर्ड आता है इकोलॉजिकल डायवर्सिटी।
मैंने क्या बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि जब डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल पे हो। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर इंडिया के बारे में आप बात करें तो इंडिया के अंदर ही आपको डिजर्ट मिल जाएगा, इंडिया के अंदर ही आपको रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, मैंग्रोव्स मिल जाएंगे, कोरल रीफ्स मिल जाएंगी, वेटलैंड्स मिल जाएंगे, सेंचुरीज मिल जाएंगी, अल्पाइन मिडोज मिल जाएंगे। मतलब एक ही कंट्री के अंदर आपको अलग अलग इकोसिस्टम मिल रहे हैं। जैसे डिजर्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, मैंग्रोव का इकोसिस्टम अलग होगा, कोरल रीफ का इकोसिस्टम अलग होगा, वेटलैंड का इकोसिस्टम अलग होगा। तो आप देखिए कंट्री एक है लेकिन एक ही कंट्री के अंदर आपको अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस तरीके के इकोसिस्टम एक ही रीजन में देखने को मिले, एक ही कंट्री के अंदर देखने को मिले, तो हम बोलेंगे कि ये कैसी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। और अगर आप इसकी कंपेयर कर लें किसी दूसरे कंट्री से, जैसे अगर हम कंपेयर कर लें स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो नॉर्वे के कंपैरिजन में इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो ज्यादा मिलेगी। ओके बच्चों, एग्जांपल मोर डाइवर्सिटी इन कोरल रीफ, जैसे आप देखिए कोरल रीफ के केस में आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि तीन तरीके की मुख्यतः डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पहला आपने देखा जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी, जिसको हमने बोला जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड आई स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज लेवल पे। और थर्ड आई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसकी हमने बात करी इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी। और हमने कंपैरिजन भी किया, हमने देखा कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है लाइक नॉर्वे, इसके कंपैरिजन में हमारे इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है। ओके बच्चों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यस, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है कि हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। अगर हम बोले कि कितने स्पीशीज इस पूरी दुनिया में है या इस पूरी अर्थ में है, तो जो अभी तक डिस्कवर्ड हुई है बच्चों वो हुई है 1.5 बिलियन से ज्यादा। आपको पता है कि जब आप एनसीईआरटी की स्टार्टिंग करते हैं तो वहां पर जो वैल्यू दी हुई है बच्चों वो कितनी दी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, तो हम बोल सकते हैं 17 से 18 लाख। और यहां पर भी तो ये कह रहा है कि 1.45 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज को डिस्कवर्ड किया जा चुका है। जो एस्टिमेट है कि पूरे इस ग्लोबल में कितनी होंगी, तो जो एस्टिमेशन है बच्चों 20 मिलियंस का है। कितना है, 20 मिलियंस का। संस्था है IUCN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस। ये वर्ड दिया गया आपके एनसीईआरटी में, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, फॉर C फॉर कंजर्वेशन ऑफ, एंड फॉर नेशनल रिसोर्सेस। साइंटिस्ट है रॉबर्ट मई। यस, ये क्वेश्चंस आया था अभी पिछले साल ही नीट में पूछा गया है। रॉबर्ट मई के अनुसार मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट जो है वो लगभग 7 मिलियन है। इनका जो एस्टिमेशन है वो 7 मिलियन का है कि जो स्पीशीज है ग्लोबली कितनी है, 7 मिलियन है। तो ये बच्चों कुछ फैक्ट है जो आपको माइंड में रखना होगा, हो सकता है यहां से क्वेश्चंस अराइज हो जाए। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक स्पीशीज का एस्टिमेशन देखते हैं ग्लोबल के रेफरेंस में और इंडिया के रेफरेंस में, और देखते हैं कि पैटर्न क्या है बायोडायवर्सिटी का। अगर हम इस ग्लोब की बात करें तो किस पैटर्न में आपको बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। और तीसरा एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इनकी बात हम लोग कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जरा एक स्पीशीज एस्टिमेशन देखते हैं। इस पूरी दुनिया में आपको पता है तीनों चार्ट दिए गए हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स के रेफरेंस पे चार्ट है, ये प्लांट्स के रेफरेंस में है बच्चों, और ये वर्टिब्रेट्स के रेफरेंस में है। ये दिखाया गया है कि इस पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट का परसेंटेज क्या है, इंसेक्ट कितने हैं, मोलस्कन कितने हैं, क्रस्टेशियंस कितने हैं, अदर एनिमल ग्रुप क्या है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो फंगी, एंजियोस्पर्म, लाइकेन, एल्गी, इनका क्या है परसेंटेज। और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें फिशेस क्या है, मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। चलिए बच्चों जरा एस्टिमेट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो क्वांटिटी एस्टिमेट की गई है स्पीशीज की
उसका जो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 70% ऑफ टोटल स्पीसीज इज एनिमल्स बस विच 70% इज इंसेक्ट। अगर आप बात करो इस इनवर्टिब्रेट्स में, अगर हम बात करें बच्चों एनिमल्स के रेफरेंस में, तो ये कहा गया है कि जितनी भी एनिमल की स्पीसीज हैं इनमें से 70% स्पीसीज आपको किसकी मिलेंगी, इंसेक्ट की मिलेंगी। मतलब 30% में फिर सारे एनिमल्स आ जाएंगे और 70% में सिर्फ क्या मिल रहा है, इंसेक्ट। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा का जो ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा ही इंसेक्ट आते हैं आर्थ्रोपोडा के तहत, तो आर्थ्रोपोडा का ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। और इसमें जो इंसेक्ट है वो लगभग पूरी दुनिया में जो एनिमल है वो कितने हैं बच्चों, 70% इंसेक्ट है एनिमल्स में। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो अगर आप देखो कि जो तो 70% तो एनिमल्स हो गए, 70% ऑफ टोटल स्पीसीज इज एनिमल, इन विच 70% इंसेक्ट, और 22% आपकी कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं। तो 70% तो हो गया एनिमल और 22% आ गए आपके प्लांट। और ये जो 70% एनिमल है, इस 70% एनिमल्स में भी 70% जो स्पीसीज है बच्चों वो इंसेक्ट की है। सेकंड, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो 22% आपको क्या मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं। चलिए, प्लांट्स में भी अगर हम बात करें कहां से, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक की, एल्गी है आपकी, फिर आप देख लीजिए फंगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। इन सबको मिला लें तो लगभग इस पूरी दुनिया में कितना है, 22% आपको प्लांट्स मिलेंगे। मतलब पहले शब्द में हम ये बोल सकते हैं कि अगर एनिमल और प्लांट्स की बात करें तो इस पूरी दुनिया में एनिमल का परसेंटेज 70% है और प्लांट का बच्चों 22% है। ओके, इस एस्टिमेट में हम कहीं पर भी प्रोकैरियोट्स को शामिल नहीं कर रहे हैं, इस चीज को माइंड में आप रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अगर हम फंगी की बात कर लें, देखो अगर हम प्लांट्स के रेफरेंस में अगर हम यहां पर बच्चों फंगी की बात करें तो आप देखें फंगी का परसेंटेज कितना ज्यादा दिखाया गया है। फंगी अकेले अगर हम बात करें तो इस पूरी दुनिया में जितने मैमेल्स हैं, जितने एम्फीबियंस हैं, जितने रेप्टाइल्स हैं और जितनी फिश हैं, इन सभी की स्पीसीज को अगर जोड़ दिया जाए, नंबर्स को जोड़ दिया जाए, तो बच्चों वो संख्या किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ फंगी की। फंगी की संख्या कितनी ज्यादा है, मैमेल जोड़ लीजिए, एम्फीबियन जोड़ लीजिए, रेप्टाइल जोड़ लीजिए, फिश जोड़ लीजिए, सबको मिला के जो नंबर आएगा वो किसका होगा बच्चों, वो फंगी का होगा। तो अकेले फंगी का सबसे बड़ा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करें प्लांट्स के रेफरेंस पे। लेकिन आपको पता है अगर आप प्लांट्स के रेफरेंस पे बात करेंगे तो फंगी क्या होती है, हेटेरोट्रॉफिक होती है, ऑटोट्रॉफिक होती नहीं है। इस चीज को भी माइंड में रखना है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है FARM। फंगी किसके बराबर होगी, फॉर्म के बराबर। एफ का मतलब क्या है बच्चों, एफ का मतलब है फिश, ए का मतलब है एम्फीबियन, आर का मतलब है रेप्टाइल और एम का मतलब है मैमेल्स। इन सभी के नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए तब हमें फंगी का एग्जैक्ट नंबर या फंगी का नंबर आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट शुड बी नोटेड दैट दे आर एस्टिमेटेड डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। चाहे हम यहां पर बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, प्लांट्स की या वर्टिब्रेट्स की बच्चों, तो इसके एस्टिमेशन में कहीं पर भी प्रोकैरियोट्स को कंसीडर नहीं किया गया है। इस चीज को माइंड में रखना है आपको, प्रोकैरियोट्स को कंसीडर नहीं किया गया है। चलिए जरा एक चीज यहां पर बड़ा इंटरेस्टेड है, अगर आप देखें बच्चों वर्टिब्रेट्स के केस में तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर जो फिशेस हैं, फिशेस की संख्या आप देखिए यहां पर, फिर देखिए मैमेल्स, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया। लेकिन याद करने का तरीका क्या है, जैसे क्वेश्चंस कैसे आएगा। अब आप याद रखिए जैसे आपने ये गोला बनाया जिसमें आप देखिए 50% तो आपकी क्या आ गई, फिश आ गई। अब अगर इवोल्यूशन के क्रम में आप देखो तो फिश से क्या इवॉल्व हुए हैं, एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया से आगे क्या इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से कौन इवॉल्व हुए हैं, बर्ड्स, और बर्ड से कौन आए, मैमेल्स। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं बच्चों। तो चूंकि आपके जो क्वेश्चंस आ सकता है वो सिंपल सा आपको एक कॉलम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये इसमें ये क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडायवर्सिटी को यहाँ पर प्रॉपर दिखाया गया, तो ये आपको माइंड में रखना है बच्चों। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, अगर हम इंडिया के रेफरेंस की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है, सबसे ज्यादा तो पूरे वर्ल्ड में आपको पता है पानी है, समुद्र है।
इसमें से जो अगर लैंड एरिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का इंडिया के पास सिर्फ 2.4% लैंड है। लेकिन प्राउड करने वाली बात क्या है कि भले ही हम पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का सिर्फ 2.4% रखते हो, लेकिन अगर बायोडायवर्सिटी की बात करें तो पूरी दुनिया की 8.1% बायोडायवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिलती है। यही वजह है जिसकी वजह से भारत को 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री में भी शामिल किया गया है। और अगर इंडिया के रेफरेंस की बात करें तो लगभग 45,000 स्पीशीज प्लांट की और लगभग इससे दुगना 90,000 एनिमल्स की इंडिया से रिकॉर्डेड की जा चुकी है। तो बच्चों ये थोड़ा सा फैक्ट है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया और मे भी यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। चलिए, मैं के अनुसार, मैं क्या बोल रहे हैं, मैं के अनुसार क्या कह रहे हैं कि इफ वी एक्सेप्ट, अगर मैं के ग्लोबल एस्टिमेट्स की हम बात करें तो सिर्फ 22% ऑफ द जो टोटल स्पीशीज हैं वो हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। यस, और applying this proportion to India's diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 लाख plant species, 1 लाख plant species और 3 लाख से ज्यादा एनिमल की स्पीसीज अभी भी डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब्ड होना बाकी है। यस यस, मोर देन 1 लाख स्पीसीज आपकी किसकी, प्लांट्स की, और 3 लाख स्पीसीज एनिमल्स की अभी भी डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब होने के लिए रह गई है। इतना बड़ा एस्टिमेट आप अगर देखें अकॉर्डिंग टू मे। चलिए बच्चों और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। यस, अब यहां पर हम बात करेंगे कि अगर हम ये पूरा ग्लोब देखें, यस ये पूरी दुनिया का ग्लोब देखें तो यहां पर पैटर्न क्या है बायोडायवर्सिटी का। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि बच्चों आपको पता है कि इस पूरे ग्लोब को समझने के लिए जो बीच से एक लाइन जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। यस, इक्वेटर लाइन के 23.5 डिग्री नॉर्थ एक ये लाइन होती है और 23.5 डिग्री साउथ ये लाइन होती है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ ये लाइन होती है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो 23.5 डिग्री साउथ ये लाइन होती है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहली चीज, यहां पर है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। अगर हम बात करें बच्चों तो ये जो इक्वेटर रीजन है, इसी इक्वेटर रीजन के आसपास मतलब इस लाइन से इस लाइन के बीच में ही जो सन पूरे साल इस तरीके से मूवमेंट्स करता है। क्योंकि आपको पता है कि सन के अराउंडिंग क्या है, पृथ्वी घूम रही है, तो कभी पृथ्वी पास रहेगी कभी दूर जाएगी। तो जो सन है वो इक्वेटर लाइन से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है। तो इस पॉइंट को माइंड में रखना है। इससे क्या क्लियर होगा, इससे तो ये क्लियर होगा पहला पॉइंट कि जो सन है वो यहां से और इस लाइन के बीच में ही जाएगा, कभी यहां पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए इन रीजन पे हमेशा क्या रहेगी, ठंड रहेगी। और सबसे ज्यादा गर्मी आपको कहां देखने को मिलेगी, इस इक्वेटर रीजन में देखने को मिलेगी। इसको हम बोल देते हैं यहां पर ये क्या है, ये 0 डिग्री है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेटर लाइन पर जो भी कंट्रीज आएंगी वहां पर आपको सबसे ज्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगी, और गर्मी होगी तो निश्चित रूप से बरसात भी वहां पर देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि जितना ज्यादा मॉइस्चर हो, जितना ज्यादा रेनफॉल हो, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कम हो, उतनी ही ज्यादा बायोडायवर्सिटी आपको उस रीजन में देखने को मिलती है। यही वजह है कि इक्वेटर के पास जितने भी कंट्री हैं वहां पर आपको जो बायोडायवर्सिटी का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ जैसे इक्वेटर से आप दूर चले जाते हैं। अगर इक्वेटर से आप नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे या इक्वेटर से आप साउथ पोल की ओर जाएंगे, मतलब इक्वेटर से अगर नॉर्थ पोल की ओर जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी बच्चों घटती जाएगी। अगर इक्वेटर से आप साउथ पोल की ओर जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी घटती जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर साउथ पोल से हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल से अगर इक्वेटर की ओर आएंगे तो बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। चलिए अब जरा कुछ पॉइंट्स को और समझते हैं। यहां पर आप देखो, आप पढ़ते होंगे टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन। तो टेम्परेट रीजन बच्चों 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में होता है, इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। और यहां पर आपको हमेशा कैसे मिलेगी, आपको ठंड मिलेगी टेम्परेट रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन आपको क्या मिल रहा है, ये इक्वेटर से यहां के बीच में। चलिए जरा इससे रिलेटेड आप कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं।
सबसे पहले अगर हम इक्वेटर की बात करें तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इक्वेटर में सबसे ज्यादा मोस्ट डायवर्सिटी आपको इक्वेटर रीजन के नजदीक मिलेगी। यस, रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर जो क्लाइमेट होता है बच्चों वो स्टेबल होता है और ना तो यहां पर ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा यहां पर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेन होती है तो ऐसा नहीं कि टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे, हमेशा मतलब एक नॉर्मल रेंज में ही आपको चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा है तो इसी वजह से इक्वेटर के आसपास जो बायोडायवर्सिटी है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को यहां पर मिलेगी। पहला पॉइंट। सेकंड, as we move equator to pole, species diversity will decrease. सॉरी, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इक्वेटर से पोल की ओर मूव करेंगे तो जो बायोडायवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। टेम्परेट रीजन मैंने आपको बताया, टेम्परेट रीजन का मतलब क्या है? ये कोल्डर रीजन जो आप देख रहे हैं यहां पे। यस, ये रीजन कैसा है? टेम्परेट रीजन है, कोल्डर रीजन है। आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन की अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं यहां पर चाहे नॉर्थ पोल की हम बात कर लें या साउथ पोल की बात कर लें, जैसे ये एंटार्कटिक सर्किल है, यस, और ये आर्कटिक सर्किल है, तो यहां पर आपको पता है पूरे साल बर्फ जमा रहती है, कोल्ड डिजर्ट होता है यहां पे। ओके, चलिए अब जरा एनसीईआरटी में जो कुछ पॉइंट्स है बच्चों दिए गए हैं डायवर्सिटी के बारे में, जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें तो ट्रॉपिक्स में जो लैटिट्यूड्स का रेंज होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ होता है। मैंने क्या बताया? 23.5 डिग्री नॉर्थ ये है और 23.5 डिग्री साउथ ये है और बीच में इक्वेटर रीजन है। तो इसके बीच का ये जो रीजन है बच्चों ये होता है हमारा ट्रॉपिक्स वाला रीजन। पहला पॉइंट। सेकंड क्या कह रहा है? अगर आप देखो कि जो कोलंबिया है वो इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए यहां पर बर्ड्स की आपको 1400 स्पीशीज दिखती हैं। अगर यहां पर आप देखें तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने कोलंबिया दिखाया हुआ, यहां पे तो लगभग यहां पर आसपास, अब चूंकि इक्वेटर रीजन है तो यहां पर आसपास कोलंबिया आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको बर्ड्स की कितनी स्पीशीज मिल रही है? 1400 स्पीशीज मिल रही है। जबकि न्यूयॉर्क के केस में अगर आप देखें, न्यूयॉर्क लगभग आपको यहां पर दिखेगा, यस, यहां पे तो मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए 41 डिग्री नॉर्थ में यहां पर आपको 105 स्पीशीज देखने को मिल रही है बर्ड्स की। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ में यहां पर सिर्फ आपको 56 स्पीशीज देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल की ओर जाएंगे कुल नंबर ऑफ जो बायोडायवर्सिटी है स्पीशीज की वो कम होती जाएगी। देख रहे हैं यहां पर आपको कोलंबिया में सबसे ज्यादा कितनी मिल रही है? 1400 स्पीशीज मिल रही है। आप 41 डिग्री नॉर्थ पहुंचे आपको 105 स्पीशीज मिली, लेकिन जैसे आप ग्रीनलैंड में गए वहां पर आपको सिर्फ 56 स्पीशीज मिल रही है। किसकी? बर्ड्स की। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आप इंडिया के रेफरेंस में बात करो तो आप देखो इंडिया आपका ये दिख रहा है, ये आपका इंडिया दिख रहा है। इसका फिर तो कह रहा है कि इंडिया का जो ज्यादा से ज्यादा जो लैंड एरिया है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में क्या है? ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है इंडिया का, हमारे देश का, वो कहां पर आता है बच्चों? वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है। और यहां पर आपको बर्ड्स की 1200 स्पीशीज देखने को मिलती है। कितनी मिल रही है? बर्ड्स की 1200 स्पीशीज देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट है, ऐसे फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में है, जैसे इक्वेडर के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 10 गुना ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं वैस्कुलर प्लांट्स की, अगर हम इनका कंपेयर करा दें ऐसे जंगल के जो टेम्परेट रीजन में है, कहां पर? यूएसए के मिड वेस्ट में। तो वहां पर उसके कंपैरिजन में आपको जो ट्रॉपिकल रीजन में बच्चों जो जंगल है यहां पर आपको 10 गुना ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती हैं। मतलब ट्रॉपिकल रीजन में आपको सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलेगी अगर हम इसका कंपैरिजन करें टेम्परेट रीजन से। तब दूसरा आप देखिए यहां पर जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, कहां पर है? अमेजोन में है, साउथ अमेरिका में है। यस, तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के बारे में क्या कहा जाता है? जो साउथ अमेरिका में है, यहां पर दुनिया की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। लगभग यहां पर अगर आप देखें तो 3000 स्पीशीज फिशेस की, 1300 स्पीशीज बर्ड्स की, 427 स्पीशीज मैमल्स की, 427 स्पीशीज एम्फीबियन की, 378 स्पीशीज रेप्टाइल्स की और लगभग
1,25,000 से ज्यादा स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की आपको अमेज़न के जंगल में देखने को मिलेगी। आपको पता है इस दुनिया की जो 20% जो ऑक्सीजन बच्चों आ रही है वो अमेज़न के जंगल से ही आ रही है। इसलिए अमेज़न के जंगल्स को हम इस अर्थ के लंग्स भी बोलते हैं। और आपको पता है यहां पर सोयाबीन की खेती करने की वजह से जंगल को बहुत तेजी से काटा जा रहा है। इसका हमें कंजर्वेशन भी प्रॉपर करना है। Scientists estimated that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. अगर हम साइंटिस्ट के एस्टिमेशंस की बात करें तो साइंटिस्ट ये बोलता है कि अभी भी अमेज़न जंगल में लगभग 2 मिलियन ऐसी इंसेक्ट की स्पीसीज हैं जिनको खोजा जाना और उनको नाम देना बाकी है। कितनी ग्रेट आपको बायोडायवर्सिटी आपको अमेज़न के जंगल में देखने को मिलती है। तो ये बच्चों कुछ फैक्ट थे एनसीईआरटी से रिलेटेड। चलिए थोड़े से पॉइंट्स को और समझते हैं। यस, अगर हम बात करें फीचर ऑफ ट्रॉपिक रीजन की या स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स की या इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं जो ट्रॉपिक रीजन में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों देखने को मिलती है। इसको समझाने के लिए लगभग 3 हाइपोथेसिस आपके बुक्स में दी गई हैं। इन तीनों हाइपोथेसिस को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि इन हाइपोथेसिस में क्या कहा गया है। चलिए देखो, what is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? ऐसा क्या है ट्रॉपिकल रीजन में जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती है। इसको समझाने के लिए इकोलॉजिस्ट और कुछ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया है बहुत सारी वेरियस हाइपोथेसिस से, जिसमें से कुछ 3 हाइपोथेसिस आपकी बुक में दी गई हैं। पहला स्पीशीएशन, सेकंड ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स और थर्ड सोलर एनर्जी। इन तीनों को कारण बताया गया है ग्रेट डाइवर्सिटी का। पहला क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अगर हम जनरली बात करें, इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पता है is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for the millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. अगर हम ग्लोब की बात करें तो आपको पता है कि जो इक्वेटर रीजन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन है। यहां पर क्या आता है, टेम्परेट रीजन आता है। टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में ये जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है बच्चों, यहां पर ये पूरे साल कभी भी ऐसा नहीं रहा कि पूरे साल ये बर्फ से ढके रहे। तो चूंकि ये पूरे साल कभी बर्फ से ढके रहे नहीं रहे, तो इसलिए बहुत अच्छा इनको टाइम मिला कि यहां पर प्रॉपर तरीके से स्पीशीएशंस हुए, बहुत सारी स्पीशीज बनी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इवोल्यूशन का क्रम लगातार जारी रहा, टाइम ने कभी भी इसको अफेक्ट नहीं किया। लेकिन वहीं आप देखेंगे जो टेम्परेट रीजन था, यहां पर क्या था, पूरे के पूरे साल पता चला बर्फ से ढका है, तो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हुआ। तो पहला रीजन क्या था कि ट्रॉपिकल रीजन में लगातार एक तो फ्लक्चुएशंस नहीं हुआ बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स का और रेनफॉल का, इसकी वजह से भी आपको स्पीशीज इतनी ज्यादा देखने को मिल रही, इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल सीजन्स होते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक सीजन्स चेंज हो जाएं, अचानक फ्लक्चुएशंस हो जाए। तो जहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी टेम्परेचर के रेफरेंस में, प्रेसिपिटेशंस के रेफरेंस में, हम कह ले रेनफॉल्स के रेफरेंस में, तो वहां पर निश्चित रूप से बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। तो सेकंड रीजन क्या था, तो सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट promote niche specialization and lead to a greater species diversity। तो इस वजह से जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट था इसी ने प्रमोट किया नीचे स्पेशलाइजेशन। जो प्रॉपर तरीके से अगर किसी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को अगर हैबिटेट में कभी डिस्टर्बेंस ना हो तो निश्चित रूप से उसको वहां पर फूड भी प्रॉपर मिल रहा है, रिप्रोडक्शन के चांसेस भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो नंबर्स भी उसके बढ़ेंगे और स्पीशीएशंस का प्रोसेस भी प्रॉपर प्रोसेस वहां पर होगा। इसलिए जो नंबर ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपको ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट भी ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट रीजन। और थर्ड कह रहा है बच्चों सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब होता है सन का सोर्स। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप ग्लोब की बात करो तो यहां पर अगर ये इक्वेटर है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ है, तो चूंकि सोलर का जो मूवमेंट है, सन का मूवमेंट इन्हीं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होता है, इसलिए सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी चूंकि यहां पर ज्यादा होती है,
इसलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सबसे ज्यादा मिलेंगे, और जहां पर प्रोड्यूसर्स मिलेंगे तो इनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो भी यहां पर होंगे। तो अगर प्राइमरी कंज्यूमर है तो सेकेंडरी में मिलेंगे, टॉप भी मिलेंगे। तो चूंकि जहां पर सोलर एनर्जी बहुत अच्छी है, इसकी वजह से क्या है कि वहां पर खाने का सोर्स बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से अगर फूड वहां पर बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ स्पीसीज भी बहुत ज्यादा वहां देखने को मिलेंगी। तो देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स which contribute to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity. तो इनडायरेक्टली रूप से जो सोलर एनर्जी है वो भी कंट्रीब्यूट करती है इस तरीके की ग्रेट बायोडायवर्सिटी को बनाने में। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इंट्रोडक्टिव पार्ट्स को बेटा कंप्लीट किया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह मेरे सारे लेक्चर्स और नोट्स आपको मिल जाए बच्चों, तो सिंपल सा करना क्या है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। सेकंड, अगर ये चैनल्स, अगर ये आप लेक्चर अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पीसीज एरिया के रिलेशनशिप्स की। देखेंगे वहां पर वो जो चार्ट है, वहां पर वो चार्ट्स क्या कह रहा है, उसके डाटा क्या है, जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में नए एनर्जी के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय।